गुड इवनिंग, शुभ सायंकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं तरुण आपका एग्ज़ाम इंडिया पे हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। और आगे से बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बताते चलूं कि पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें हिंदी की उपयोगिता बताई थी। हिंदी की उपयोगिता 2 अर्थों में बताई थी। आपने देखा नहीं है वीडियो तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आज मैं आगे बढ़ता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास और स्वरूप, ठीक है ना। चलिए, लेकिन उसके पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं आपको हमेशा यहाँ मिलूंगा, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप। यहाँ पे बच्चे जुड़ सकते हैं। वैसे बच्चे जो झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सीजीएल की भी तैयारी करने वाले बच्चे जुड़ सकते हैं, और झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे भी जुड़ के यहाँ पे लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ मैंने झारखंड जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया हुआ है और विस्तृत रूप में शुरू से लेकर टफ लेवल तक पढ़ा रहा हूं। आप यहां पे जुड़ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि बाहर वाले बच्चे नहीं जुड़े। जिनको मन है वो जुड़ के यहां पे लाभान्वित हो सकते हैं। जल्द ही यहां पे जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है ना। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ये एप्लीकेशन भी वहाँ पे है। आप आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के नाम से डालेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, तो वहाँ पे एप्लीकेशन मिलेंगे। उसमें आप अपना लॉगिन कीजिए और फिर वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो मुझे ये भी जानकारी आपको देनी थी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आज की क्लास पे चलता हूं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है हिंदी भाषा। अब देखिए, हिंदी भाषा का ज़रूरत भाई, जैसे आप भारत देश में रह रहे हैं, है ना, भारत देश में रह रहे हैं, भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। हिंदी कितना ब्रॉड है तो वो आपको दिखाता हूँ। विश्व में 4000 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना। 4000 भाषाओं में हिंदी की जो रैंकिंग है वो है तीसरे नंबर की। तो आपको दिखाते हैं पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है, ठीक है ना। 3, क्योंकि तीसरा नंबर हमारा हिंदी का है। पहले नंबर पे है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है चीनी भाषा। अब चीनी में एक भाषा है मंदारिन। चीनी भाषा में कौन सी है? मंदारिन। यह चीनी खाने वाला मत समझ लीजिएगा, सॉरी। अब चीनी खाने वाला मत समझ लीजिएगा। ये चीन की भाषा है, चीनी भाषा, और इसी को हम बोलते हैं मंदारिन। कहीं कहीं आपको ड मिलेगा, जैसे डी को द या ड बोलते हैं। चीन की अपनी भाषा है ये, है ना। दूसरी भाषा है अंग्रेजी। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी आप मुख्य रूप से 2 याद रखिए। एक तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा याद रखिए ब्रिटेन, है ना। तो अमेरिका और ब्रिटेन में बोली जाती है। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी को इंग्लिश में ही लिख दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। और तीसरा है हमारी जो भाषा है हिंदी। 55 करोड़ के आसपास, उससे कहीं ज़्यादा लोग हिंदी आज बोलते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तीसरे नंबर की कौन सी है? तीसरे नंबर की हिंदी। पहले नंबर की कौन सी है? चीनी या मंदारिन, दूसरे अंग्रेजी और तीसरी हिंदी। अब आते हैं भाषा है क्या एक्चुअली। तो भाषा देखिए क्या है। भाषा को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अंग्रेजी में भी थोड़ा बताते चल रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। भाषा बना है भास धातु से। किससे बना है? भास धातु से बना है। भाषा जो है भास धातु से बना है और इसका अर्थ होता है कहना, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि ये धातु होता क्या है। धातु समझ लीजिए, धातु किसे बोलते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? हम धातु बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं रोना, अगर हम बोले सो रहा है, अगर हम बोले पढ़ना, अगर हम बोले खेलता है ना, अगर हम बोले लिखेंगे खत तुझे, है ना, लिखेंगे। तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्रिया के मूल रूप क्या है इसमें। तो कभी भी जो आपको धातु मिलेगा उसके बाद अगर आप ना प्रत्यय लगाते हैं, ना प्रत्यय किसको बोलते हैं? शब्द के बाद लगाए जाने वाला, ठीक है ना, शब्द के बाद, है ना। तो ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्रिया का मूल रूप प्राप्त होता है। अब इसमें ना हटा दीजिए, जैसे रो, पढ़, खेल, लिख, सो। यहाँ पे 2 जगह मैंने सहायक क्रिया का प्रयोग किया है। रहा है ये सहायक क्रिया है और है ये भी सहायक क्रिया है। तो जो ये रो, सो, पढ़, खेल, लिख, ये जो है वो धातु बोलते हैं उनको, ठीक है ना। चलिए, अब भाषा जो है वो भास धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? कहना। अर्थात हम भाषा किसे बोलते हैं? तो भाषा बोल सकते हैं हम कि
भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाषा। तो भाषा जो है वो किसी भी बात को कहना और समझने का सशक्त माध्यम है। अगर इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करके बोलें तो भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो भाषा एक दूसरे को समझने और समझाने का सशक्त माध्यम है। ठीक है, एक दूसरे को समझने और समझाने का सशक्त माध्यम है। अब भाषा, ये भाष धातु जो था वो कहाँ से आया था? तो संस्कृत वर्ड का है ये, संस्कृत के शब्द आए हैं, ये भाष धातु संस्कृत शब्द से आया है भाष, और उसी से बना है आपका भाषा। ठीक है ना। हिंदी की आदि जननी संस्कृत ही है। आपको बताते चलूं, जो भाषा हिंदी है, यहाँ पे जो भाषा हम निकालेंगे, जिस भाषा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, इसकी आदि जननी कौन है? आदि मतलब एकदम शुरुआत से, आदि जननी कौन है? तो वो है संस्कृत। आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। और हिंदी का विकास अगर हम देखें, आपको यहाँ पे हम एक बार शॉर्ट में दिखा दे, खाली केवल आपको शॉर्ट में दिखाते चलें तो देखिए, पहले भाषा आया था संस्कृत, उसके बाद जो भाषा बनी दूसरी भाषा वो थी पाली, पाली के बाद जो बनी वो है प्राकृत, प्राकृत के बाद जो बनी वो है अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश के बाद जो बनी वो है अवहट, अवहट के बाद अगर देखेंगे तो पुरानी हिंदी बनी, फिर हिंदी बनी। तो हम अभी फ़िलहाल हिंदी लेते हैं, इसका पूरा ब्रीफिंग कराएंगे। और अभी हम जो बोलते हैं वो है मानक हिंदी। अभी जो हम यूज कर रहे हैं हिंदी वो है स्टैंडर्ड हिंदी, मानक हिंदी। ठीक है ना। तो हिंदी का विकास इस रूप में हुआ है। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी हुई? संस्कृत भाषा। ठीक है, चलिए अब खैर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी शब्द जो है वो कहाँ से आया? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्द जो है वो कहाँ से आया वो दिखाते हैं आपको, है ना। चलिए दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। चलिए, हिंदी जो शब्द आया वो कहाँ से आया? तो देखिए, प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल में अगर देखें हम तो यहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम था सिंध नदी, और यहाँ पे उसके आसपास के रहने वाले लोगों को सिंधु बोला जाता था, है ना। तो उसी आधार पे जब ईरानी लोग आए, ईरानी यानी फारस के लोग, ईरान यानी फारस के लोग, तो यहाँ पे वो आए तो उनका उच्चारण जो था थोड़ा दूसरे तरह से होता था। कुछ शब्द को वो पलट के बोलते थे, मतलब जो शब्द एक्चुअली है, जैसे वो बोलते थे स को ह, स को क्या बोलते थे? ह, और धा को बोलते थे द। तो उसी आधार पे हिंदी का विकास होता है। जैसे सिंध नदी के किनारे रहने वाले, आसपास क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सिंधु, और अब ये लोग ईरान के लोग जो आए यहाँ पे रहने लगे तो वो क्या बोलने लगे? इसको हिंदू। सा को ह और धा को द, तो हिंदू बन गया वर्ड। इसी का परिवर्तित रूप, इसी का बदला बदली फिर बना हिंद। ठीक है ना। इसी से परिवर्तित शब्द क्या बना? हिंद। इसी में फिर ई प्रत्यय लगाए। ई प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है हमने भी तुरंत बताया था कि किसी शब्द के बाद लगने वाला। तो क्या बन गया? हिंदी। ठीक है ना। एक और आप यहाँ पे जानकारी रख सकते हैं कि एक तरह से और, जैसे हिंदी, हिंद, हिंद मैंने हिंदी लिख दिया ना, हिंद। इसके बाद हिंदीक बना, इक प्रत्यय लगाए हम, हिंदीक बना, उसके बाद बना हिंदी। तो हिंदी की उत्पत्ति आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिंधु नदी यहाँ पे थी, सिंध नदी थी, उसके आसपास रहने वाले लोगों को सिंधु बोलते थे। और सिंधु, चूंकि ईरान और फारस के लोग, ईरान मतलब फारस के लोग जो आए थे वो स को ह और धा को द बोलते थे, इसलिए ये हिंदू बना। हिंदू से फिर हिंद वर्ड चेंज हुआ, हिंद में ई प्रत्यय लगाया, फिर हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है ना। और दूसरे वे में चले तो हिंद, फिर बना हिंदिक। हिंदिक मतलब होता है हिंद का, हिंद का, हिंदिक मतलब हिंद का, और फिर इसी का परिवर्तित रूप ई प्रत्यय लगा के हिंदी बना दिए हम। सवाल ये उठता है कि ये हिंदी जो शब्द है वो एक्चुअली कहाँ का देन है? तो आप बोलेंगे फारस का, फारस का। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठाते हैं आपसे, यहाँ भी एक सवाल उठाते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मेरे पॉकेट में एक पेन है, ये पॉकेट में मेरा एक पेन है, इसका नाम हमको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन है ये मेरे पास, एक्चुअली है मेरे पास है, मेरा अधिकार है, सब कुछ है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, भौगोलिक सब अधिकार मेरे पास है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस पेन का अगर मेरे घर में कोई आदमी रहने आया है बाहर का, इस पेन का नाम रख दिया सेलो, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बच्चा मेरा है,
नामकरण पड़ोसी कर रहा है। तो हिंदी के बारे में ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि हिंदी चूंकि भारत का ही है, लेकिन नामकरण कौन कर रहा है? फारस यानी ईरानी लोग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हिंदी अर्थ की दृष्टि से अगर देखें हम, यदि अर्थ की दृष्टि से देखें, ठीक है ना, अर्थ की दृष्टि से देखें, अर्थ की दृष्टि से हिंदी के दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ पे हिंदी के दो अर्थ निकलते हैं। अब कौन कौन दो अर्थ निकलते हैं ध्यान दीजिएगा। अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी का दो अर्थ निकलता है। पहला निकलता है हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी, और दूसरा निकलता है हिंद की भाषा, हिंद देश की भाषा, ठीक है ना। हिंद देश के निवासी, हिंदी का अगर अर्थ हम देखें अर्थ की दृष्टि से तो हिंद देश के निवासी, हिंद किसको बोलते थे? सिंध, सिंध हिंद, है ना। और हिंद देश की भाषा हिंदी बनी। तो इस रूप में हम यहाँ पे ये अर्थ की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो देखिए हिंदी की आदि जननी कौन सी है भाषा? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है, संस्कृत। अब संस्कृत ही क्यों है बताते हैं आपको। देखिए संस्कृत बना है सम जोड़, संस्कृत बनाना है हमको, तो सम जोड़ क्री जोड़ क्ता, तो ये बना संस्कृत। इसका मतलब होता है शुद्ध या परिष्कृत, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध या इसको बोलते हैं परिष्कृत, ठीक है ना। तो संस्कृत, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। और एक चीज़ और आपको बता दें हम, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए हिंदी का जो विकास हुआ ना वो इस रूप में हुआ है। पहला संस्कृत, संस्कृत भाषा के बाद आया हमारा पाली भाषा, उसके बाद आया प्राकृत भाषा, उसके बाद आया अपभ्रंश, है ना, उसके बाद आया अवहट, इसके बाद अगर हम देखें तो पुरानी हिंदी आई थी, चलिए उतना विस्तारित नहीं, यहाँ पे फिर हिंदी बनी, और हिंदी के बाद अभी जो हम यूज करते हैं हम सभी भारतीय या जो भी हैं वो है मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी, ठीक है ना। तो हिंदी का विकास इस रूप में हुआ है। आने वाले क्लासेस में अच्छे से इसका डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के बारे में दो तीन चीज़ आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। चलिए हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। संस्कृत देखिए है क्या? संस्कृत को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिष्कृत या शुद्ध भाषा। क्या बोलते हैं? परिष्कृत या शुद्ध भाषा। संस्कृत जो है भारत की नहीं, अब भारत मत लीजिए, भारत के साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। अभी आपको सिखा देते हैं, आप सब कुछ सीख जाइएगा। लर्निंग इज ए प्रोसेस, मतलब सीखना जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम सभी भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए। देखिए भारत में जो आर्य आए थे, आर्य कब आए थे? जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी, ठीक है। और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता होने के साथ साथ उसमें जो आए थे वहाँ पे आर्य लोग 1500 BC के आसपास, 1500 BC में मध्य एशिया में आए थे। खैबर बोलन दर्रा जो आपका उधर है पास करते हुए भारत में जब आए थे तो उनकी भाषा थी संस्कृत। और यही नहीं, संस्कृत को हम देवभाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? देवताओं की भाषा है। यही नहीं, इसी संस्कृत में आपका रचना हुआ जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं आपको मैं बताते चलूं। समान रूप से चारों वेदों को हम संहिता बोलते हैं, इसी में आपका रचना, संस्कृत में ही सब रचना हुआ आपका। चारों वेद यहाँ पे हो गए, संहिता को हम क्या बोलते हैं? चार वेद, ठीक है ना। चारों वेदों को हम क्या बोलते हैं? एक समान रूप से संहिता बोलते हैं। उसके अलावा आरण्यक की रचना हुई जो जंगलों में लिखी गई थी। उसके अलावा आपका रचना हुआ उपनिषद जो 108 हैं आपके, ठीक है ना। उसके अलावा आपका पुराण का रचना हुआ। उसके अलावा आपका वेदांग का रचना हुआ जो 6 हैं, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है, और भी बाकी चीज। उसके अलावा आपका 2 महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत, इनकी भी रचना संस्कृत भाषा में ही हुई थी। तो संस्कृत देवताओं की भाषा के साथ साथ आर्यों की भाषा थी। मैं यहाँ पे लिखते चलूँ
संस्कृत जो थी वो देवताओं की भाषा थी, इसके साथ साथ किसकी भाषा थी? आर्यों की भाषा। आर्य मतलब होता है सभ्य, ठीक है ना, आर्यों की भाषा। तो आर्यों की भाषा थी और देवताओं की भाषा थी संस्कृत। तो ये इतना चीज आपको संस्कृत के बारे में जानना चाहिए। एक व्यक्ति है, बहुत प्रकांड विद्वान है, आचार्य दंडी। कौन है? आचार्य दंडी। तो इन्होंने संस्कृत के बारे में ये एक चीज बोला था, संस्कृत को ये बोलते हैं कि देववाणी है। क्या है? देववाणी। देववाणी मतलब देवताओं की, देव मतलब देवता होता है, देव मतलब देवता, देवता मतलब भगवान, भगवान की वाणी है, देवता की वाणी को क्या बोलते हैं? देववाणी। ये किसने कहा था? तो आचार्य जो है दंडी, संस्कृत के काफी बड़े आचार्य हैं, इन्होंने बोला था देवताओं की वाणी किसे? संस्कृत भाषा को। इतना चीजें समझ में आई? चलिए, इसको हम देववाणी या देवभाषा भी कहते हैं। अब आते हैं संस्कृत पे, क्योंकि जननी, आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। तो आपको संस्कृत को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा ना कि हिंदी भाषा का विकास मतलब कैसे कैसे जन्म हुआ। चलिए अगले स्लाइड को ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा आप। अब हम लेते हैं संस्कृत को। देखिए संस्कृत का जो काल रहा, संस्कृत का जो काल रहा वो काल रहा आपका 1500 बीसी से 500 बीसी तक। कब तक? 1500 बीसी से 500 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व, यहाँ पे हम हिंदी में ही लिखेंगे, ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक हम क्या बोलते हैं? तो ये है संस्कृत भाषा का काल। अब संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं रची गई थी, उसके बारे में आपको जानना है। और संस्कृत के बाद फिर विकास होते होते फिर पाली भाषा पे जाते हैं, पाली के बाद फिर प्राकृत आएगी, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश में फिर बहुत पार्ट होंगे, ठीक है। अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति होती है एक्चुअली। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के हम दो भाग कर देते हैं। कितने भाग? दो भाग। पहला भाग होगा आपका वैदिक संस्कृत। कौन सा? वैदिक संस्कृत। और दूसरा भाग होगा आपका लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? देववाणी। अभी मैंने आपको बताया भी था कि संस्कृत को देववाणी कहा है, और वैदिक संस्कृत को हम क्या बोलते हैं? देववाणी। इसके अलावा लौकिक संस्कृत को क्या क्या हम बोलते हैं? उत्तर संस्कृत बोलते हैं, ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं। उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत। इसके अलावा एक चीज इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत ही है जो भारतीय भाषाओं की जननी है, इसलिए इसको हम कलात्मक संस्कृत भी कहते हैं। और आपको बता दें, यहां पे लिख दें, भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? तो भारतीय भाषाओं की जननी, ये कौन सी भाषा है? जननी। यह है लौकिक संस्कृत, ठीक है ना। इसका काल कब से कब होगा और वहां लौकिक संस्कृत का काल कब से कब होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल होगा वो होगा आपका कौन सा? तो ये होगा वैदिक संस्कृत का। और 1000 ईसा पूर्व से, यहां पे हम लिखते हैं 1000 ईसा पूर्व से, है ना, 500 ईसा पूर्व तक जो काल होगा वो होगा लौकिक संस्कृत का। अब यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या रचनाएं हुई और इस काल में क्या हुआ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी होती है, कई विद्वानों को लेके यहाँ पे मतभेद है। और मतभेद ये है कि कुछ लोगों को ये बोल देते हैं कि लौकिक संस्कृत में उपनिषद, आरण्यक, है ना, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। और अधिकांशतः लोग यहाँ पे मानते हैं कि नहीं, वैदिक संस्कृत में वेदों के साथ साथ उपनिषद, आरण्यक और आपके ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है ना। तो ये कंट्रोवर्सी चलता रहता है। जैसे अगर हम यूं बोले, यहाँ पे रामायण महाभारत की रचना हुई, अगर हम इसको यूं बोले कि रामायण का कोई हमको काल तो बता दे कि एक्चुअली रामायण का रचना किस काल में हुआ एक्चुअली, तो ये असंभव सा काम है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना उस चीज़ को, और वहाँ काल निर्धारण करना बहुत टफ है। आपको दो चार बातें अच्छे से बताते चलूँ। इतिहास जो सब्जेक्ट है, इतिहास जो विषय है, ये भी क्या है? हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा का क्या है? ये इतिहास ही है। तो इतिहास जो
विषय है वो काफ़ी हद तक अनुभव पर और अनुमानों पर आधारित है। एक अनुमान लगाया गया कि इस काल में ऐसा रचना हुआ होगा, है ना। तो इस चीज़ को लेके अपने मन में शंका ना रखेंगे आप सभी, है ना। आप सभी बहुत समझदार हैं, इस चीज़ को लेके शंका ना रखें। अब ऐसा मत ढूंढने लगे गूगल में कि रामायण का रचना कब हुआ, तो गूगल वाले क्या करेंगे, गूगल वाले भैया करेंगे कि हाँ कभी कुछ दिखा देंगे, कभी कुछ दिखा देंगे। तो इन सब चीज़ों पे मत जाइएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ था वैदिक संस्कृत में। देखिए, चारों वेदों की रचना हुई। अब चारों वेदों की रचना हुई। अब 4 वेद कौन कौन से हैं वो देखिए। 4 वेद कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। उसके बाद है आपका यजुर्वेद, गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। उसके बाद है सामवेद, कई बार इतिहास के प्रश्न में पूछे जाते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद, सारे ग म प ध नि सा। उसके बाद है आपका अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, आज ही बता देता हूँ। जहाँ पर रेफ लगाना हो ना, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए क्या है रेफ का चक्कर। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। जैसे मैं अभी अथर्ववेद लिख रहा था, आप लोग आमतौर पे सोचिएगा था पे लगाएं, व पे लगाएं या वे पे लगाएं। तो जब भी रेफ वाला बात कहीं आता है तो देखिए, जैसे मैंने लिखा था ना अथर्ववेद, तो कुछ मत कीजिए, आप एकदम कंप्लीटली उसको लिख दीजिए, रेफ मत लगाइए, अथर्ववेद, ठीक है ना। आप लिखते हैं आशीर्वाद, तो कुछ मत कीजिए, आशीर्वाद, बस ऐसा लिख दिए। आप लिखते हैं निर्जीव, निरजीव। एक चीज़ और कुछ रेफ वाला लीजिए, जैसे दुर्गम, दूरगम। देखिए, अब इन सब का जवाब हम देते हैं। इन सब का एक ही जवाब है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद करना क्या है, जहाँ भी र है, जो आप र वाला वर्ड लिए थे, जैसे दूरगम, तो र लिए थे, उसके बाद वाले अक्षर पे, उसके बाद वाले शब्द पे, उसके बाद वाले शब्द पे, सॉरी अक्षर पे उसके बाद वाले अक्षर पे आप रेफ लगा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वाले अक्षर पे आपको रेफ लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए अथर, तो र के बाद वाला क्या है, वह, तो वह पे लगाएगा चुपचाप। जैसे देखिए, इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना, इसको लिखते हैं आशीर्वाद, ठीक है ना। तो कुछ मत कीजिए, आशीर्वाद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर र के बाद वाह है तो वाह पे लगाइए आप, ठीक है। निर्जीव, तो नी जीव लिख दीजिए। अब देखिए किस पे था, जी पे लगाना, तो जी पे लगा दीजिए। दुर्गम, तो यहाँ पे दू गम लिखिए। र के बाद क्या है, ग, तो ये है, ये सारे सही हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसको तो मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। इसको मिटा देता हूं मैं। अब ध्यान दीजिएगा, 4 वेद, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, चारों वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा गया। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। इन चारों को क्या बोलते हैं, समान रूप से क्या बोलते हैं, इन चारों को संहिता बोलते हैं। इनको हम संहिता कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ठीक है। वेदों के अतिरिक्त यहाँ पे और क्या रचना हुई, तो ध्यान दीजिए, वेदों के अतिरिक्त उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद है टोटल 108, और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इसको ऊपर में लिखते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। अब आपको बताते हैं ऐसा क्या है। उपनिषद को हम और क्या बोलते हैं, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, संहिता। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, संहिता। उपनिषद को हम कहते हैं एक और नाम वेदांत। क्या बोलते हैं, वेदांत। अब ध्यान दीजिएगा, उपनिषद 108 है, इसका अर्थ क्या है, समीप या पास बैठना, ठीक है ना। समस्त वेदों का जो निचोड़ है वो उपनिषद है। हम अगर कहें इसको, तो ये समस्त वेदों का निचोड़ है। समस्त वेदों का निचोड़ क्या है, उपनिषद है, ठीक है ना। पहले के टाइम में क्या होता था, जो गुरु और शिष्य का मतलब जो होता था संबंध, वो होता था कि पास बैठो और शिक्षा ग्रहण करो, मतलब पास बैठो और हमसे तुम शिक्षा प्राप्त करो। तो गुरु जो होते थे, शिष्य को पास में बैठाते थे और वो उनको वेदों का और बाकी चीज़ों का अध्ययन और अभ्यास कराते थे, ठीक है। तो उपनिषद है 108। उसके अलावा क्या रचना हुआ,
अब इधर ही लिखते हैं। उसके अलावा रचना हुआ आपका उपनिषद के अलावा यहाँ पे रचना आपको देखने को मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों का जो व्याख्या करते हैं ना, वो ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। यानी इन चारों वेदों के क्या करते हैं, ये व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का काम क्या है, चारों वेदों का व्याख्या करना। अब वेद आप लिख दिए, उसका व्याख्या करना है तो ब्राह्मण पढ़ लीजिए, आपका उसमें व्याख्या हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ था, चारों वेदों की व्याख्या करने के लिए 9 ब्राह्मण ग्रंथ है। कितने हैं, 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे रचना हुआ अरण्यक का। अरण्य मतलब जंगल होता है ना, तो जंगल में इसका रचना किया गया, जंगल में गए। अब जंगल में क्यों रचना किया गया, उसके भी पीछे भी कारण है। जंगल में एकांत होता था, कोई डिस्टर्ब नहीं। जैसे आप अभी आप स्टडी करते होंगे ना, तो एकांत में ही आप बैठते हैं, वही है यहाँ पे जंगल में इसलिए गया कि कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आराम से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। तो अरण्यक ये हुआ। उसके बाद आगे देखिए इसमें, अच्छा इसमें क्या है, तो यज्ञ की आध्यात्मिकता का वर्णन है। ये 8 अरण्यक है मुख्य रूप से। यज्ञ की आध्यात्मिकता का वर्णन कहाँ है, तो अरण्यक में है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे एक और रचना हुआ था वेदांग। वेदांग क्या है, यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं वेदांग। वेदांग है 6, कितने हैं, 6। वैदिक साहित्य में जो अंतिम रचना, अंतिम कड़ी थी, वो वेदांग थी 6। और वेदांग है वेदों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांग 6। अभी आगे डिस्कशन करेंगे सबका, ठीक है। चलिए अब यहां समझते हैं यहाँ पे क्या रचना हुआ। वैदिक तो हमने समझ लिया। लौकिक संस्कृत में क्या रचना हुआ था, तो 2 महाकाव्य। हमारे महाकाव्य कितने हैं, 2 ही हैं। पहला तो आपका रामायण। अच्छा आपको एक वर्क देते हैं, महाभारत के लेखक कौन है आपको कमेंट करना है, और रामायण के लेखक कौन है आपको कमेंट करना है, बताना है हमको आप तक, ताकि हमको भी लगे ना कि आप पढ़ रहे हैं, तब तो मजा आएगा ना। दूसरा है महाभारत, ठीक है, दूसरा है महाभारत। यहां पे एक और रचना हुआ था पुराण, जो कि धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है ना। पुराण कितने हैं, 18। तो यहां पे मुख्य रूप से 2 रचना हुई थी, ठीक है। ऐतिहासिक और भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, महाकाव्य 2, रामायण महाभारत, और पुराण 18। अब ध्यान दीजिए, महाभारत का जो पुराना नाम था वो था जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। ये हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहां से कभी कभी। जब इसमें ध्यान दीजिएगा, महाभारत में जब 1 लाख श्लोक हुए तो इसको सतसाहस्त्री संहिता कहा गया। क्या कहा गया, इसको कहा गया सतसाहस्त्री। यहां पे लिख देता हूं मैं, एक सेकंड। जब इसमें 1 लाख श्लोक हुए, कितने श्लोक हुए, 1 लाख श्लोक हुए, तो इसे क्या कहा गया, सतसाहस्त्री। देखिए सतसाहस्त्री, ठीक है। सत मतलब होता है 100, तो सतसाहस्त्री कहा गया। और यही नहीं, इसका प्रारंभिक रूप जो है, 3 रूप में देखने को मिलता है। प्रारंभिक रूप जय, उसके बाद भारत विस्तृत रूप, और वर्तमान रूप महाभारत। प्रारंभिक रूप क्या था, जय, उसके बाद विस्तृत रूप भारत, और फिर बना ये महाभारत। तो ये ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। चीजें स्पष्ट हैं, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब समझिए, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि वैदिक संस्कृत में जो रचनाएं हुई। तो अब एक एक करके देखते हैं। पहला लेते हैं हम उपनिषद। उपनिषद से 2-3 प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि उपनिषद कितने हैं, तो आप बोलेंगे 108। कितने बोलेंगे, 108। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, जो हर सरकारी दफ्तर में आपको देखने को मिलता है, उसके नीचे लिखा रहता है
सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते, इसे मुंडक उपनिषद, इसी को हम अगर मतलब एक में मिला देना तो ये ऐसे बन जाता है मुंडकोपनिषद। ठीक है, ठीक है ना, उपनिषद। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्या लिया गया है आपका सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदा विजय होती है, सत्यमेव जयते। ठीक है, उसके अलावा दो तीन चीज और आपको याद रखना है। उपनिषद समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। क्या है? समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। ओरिजिनल स्रोत कौन सा है? तो आपका कौन सा है? उपनिषद। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आते हैं हम। उपनिषद तो हो गया, उपनिषद तो समझ गए होंगे आप। अब अगला कड़ी आता है आपका उपनिषद के बाद, 108 उपनिषद के बाद आपका है अरण्यक। समझा दिए थे हम। उपनिषद को और क्या बोलते हैं हम? तो वेदांत बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं आपका वेदांग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेदों को समझने के लिए वेदांग पढ़िए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये कितने हैं? 6। अब 6 का वर्णन यहां पे हम दिखाते हैं आपको। 6 में कौन कौन है? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, उसके बाद निरुक्त, फिर है ज्योतिष और है आपका छंद। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये 6 क्या है? ये शिक्षा में ध्यान दीजिए, हम बता देते हैं, लिख नहीं रहे, लिखने में टाइम काफ़ी लग रहा है, बताते चलते हैं। शिक्षा में क्या है? वेद पाठ के उच्चारण की शिक्षा, इसको लिख देते हैं वेद पाठ का उच्चारण। फटाफट लिखते हैं वेद पाठ का उच्चारण। कैसे वेद पाठ का उच्चारण करेंगे? कहीं हा को धा तो नहीं बोल रहे, धा को हा तो नहीं बोल रहे हैं, सिंधु की तरह, ईरानियों की तरह। तो वो यहाँ पे काफ़ी ध्यान, क्योंकि वेद का जब अध्ययन शिष्य को गुरु कराते थे तो काफ़ी बातों का ध्यान रखा जाता था। तो वेद पाठ का उच्चारण शिक्षा के माध्यम से इससे की जाती थी। वेद पाठ के उच्चारण की शिक्षा इसमें दी जाती थी। किसमें दी जाती थी? शिक्षा में। कल्प क्या है? यज्ञ के लिए विधि विधान। यज्ञ के लिए क्या विधि विधान है? देखिए, भारतीय संस्कृति में ना यहाँ से सब कुछ बताया गया है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, है ना। यज्ञ करने बैठे हैं तो अकेले मत बैठिए, पत्नी को लेके बैठिए, तभी फल मिलेगा। राम जी, आप सुने होंगे कहाँ ये कहानी कि राम जी जब राजमहल में आ चुके थे, सीता को जब वनवास मिला था आने के बाद, मतलब लंका से विजिट करने के बाद जब आए थे, और जब सीता माता चली गई थी वन में, तो यहाँ पे यज्ञ करना था। अब यज्ञ करने के समय ये विधान है कि भाई आप पत्नी को लेके बैठिए, तो फिर वहाँ पे उनकी मूर्ति बनाई गई थी, वो नहीं आई थी, है ना, ऐसा बोला जाता है, आप सुने भी होंगे। तो यज्ञ के लिए विधि विधान कहाँ? कल्प में। ये यहाँ पे व्याकरण क्या है? तो वेद की भाषा का, देखिए व्याकरण, ऐसे व्याकरण किसको बोलते हैं हम? जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाते हैं। तो वेद की भाषा का रचना यहाँ पे हुआ था। वेद की भाषा क्या हुआ था? मतलब वेद की भाषा क्या होनी चाहिए, उसकी रचना यहाँ पे की गई थी। निरुक्त क्या है? शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति। ठीक है, अगला है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? यज्ञ। देखिए ज्योतिष क्या करते हैं एक्चुअली, ज्योतिष बताते क्या है? टाइम देखिए, समय देखिए। आप जब ज्योतिष के पास जाइएगा ना तो पूछेंगे आपका जन्म कब हुआ, टाइम बताइए। आप खाली डेट ऑफ बर्थ बताइएगा तो नहीं होगा, आपको टाइम बताना है। तो उस हिसाब से वो आकलन करते हैं, निकालते हैं। एक फॉर्मूला है, जो भी है उनके पास, जो नॉलेज है उसके आधार पर निकालते हैं कि इनका क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान, है ना। तो ज्योतिष में क्या होगा? यज्ञ की सफलता के लिए तिथि और समय की गणना करना। अब यज्ञ की सफलता के लिए तिथि और समय ज्ञात करना। अब जैसे यज्ञ कर रहे हैं आप, किसी दिन यज्ञ करना ऐसा हुआ, देखिए देखा जाता है, जैसे आमतौर पे देखे होंगे पूर्णिमा के दिन लोग पूजा करते हैं, है ना। आमतौर पे पूर्णिमा के दिन सब कोई स्नान करके विधिवत पूजा करते हैं, है ना, वो दिखाया जाता है। तो पूजा करने का भी एक स्पेशल टाइम होता है, उस दिन खास फल मिलता है आपको। तो यज्ञ सफल कैसे होगा, उसके लिए तिथि और समय ज्योतिष से। अब अगला बचता है छंद। तो इसमें वैदिक छंदों का वर्णन मिलता है। वैदिक छंद,
छंद आपको पढ़ना है, छंद आपको हम पढ़ाएंगे, वैदिक छंदों का यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। वैसे ये तो वीडियो काफ़ी बड़ा होने लगा। पुराण कितने हैं? 18 हैं, उधर पुराण का हुआ था। इसके बाद संस्कृत भाषा के बाद अगला भाषा जो आएगा, संस्कृत के 2 पार्ट मैंने बताए, कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के विकास के बाद पाली भाषा का जन्म हुआ। देखिए, ध्यान दीजिए, अगले स्लाइड में देख लीजिए। सॉरी, लौकिक संस्कृत, इसके बाद जो भाषा पनपी वो बनी आपकी पाली भाषा। कौन बनी? पाली भाषा। लौकिक संस्कृत के बारे में हम क्या बोलते हैं? भाषाओं की जननी इसको बोलते हैं हम। यहीं से भाषा की उत्पत्ति हुई थी। पाली भाषा का काल क्या था? तो पाली भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, ईस्वी की पहली सदी, मतलब 1 ईस्वी हम मान लेते हैं, यहाँ पे 1 ईस्वी मान लेते हैं, 1 ईस्वी। ठीक है, पाली भाषा जो है वो है क्या एक्चुअली? अब देखिए, देश की प्रथम जन भाषा है ये, भारत देश की प्रथम जन भाषा है। पहले के टाइम में संस्कृत तो सबको समझ में आती नहीं थी, ठीक है, जिनको भी आती थी बोलते थे, है ना। संस्कृत में काफ़ी ग्रंथ रचे गए। उसके बाद पाली जो भाषा थी, देश की प्रथम जनभाषा, मतलब अधिकांशतः जो आबादी थी वो पाली भाषा का प्रयोग करती थी। जनभाषा मतलब लोगों का भाषा, ठीक है। इसी पाली भाषा में, ध्यान दीजिएगा, इसी पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जातक कथा, इस समय चूंकि भारत में बौद्ध धर्म प्रचलित था, भगवान बुद्ध का जन्म हो चुका था, सब कुछ हो रहा था, है ना। पाली भाषा में पाली भाषा में अपने ज्ञान का उपदेश भगवान बुद्ध देते हैं, है ना। तो बौद्ध धर्म के लिए त्रिपिटक था, उसकी रचना पाली भाषा में हुई थी। देखिए, बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, इसकी रचना पाली में हुई। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? तो पहला सूत पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक, और अगला आता है अभिधम्म पिटक। ठीक है ना। तो ये 3 पिटक यानी बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई? पाली में। जातक कथाओं की रचना किस में हुई? जातक कथा, तो इसकी भी रचना हम पाली भाषा में किए हैं, इसकी रचना पाली भाषा में की है। ठीक है, पाली भाषा का विस्तार हुआ और अगला भाषा बन गया प्राकृत भाषा। पाली भाषा का जब विस्तार होता है तो अगला भाषा कौन सा बनेगा? प्राकृत भाषा। ये तो बहुत ही फेमस भाषा है। अब प्राकृत भाषा आया, पाली के बाद कौन सा आया? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का काल क्या था? तो पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी, पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसका काल है। 500 ईस्वी तक किसका? प्राकृत भाषा का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्राकृत भाषा में क्या हुआ था? जैन साहित्य की रचना हुई। किसकी हुई? जैन साहित्य। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्राकृत भाषा जैन साहित्य की रचना हुई। इस समय महावीर भगवान का प्रभाव चल रहा था, मतलब जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे भगवान महावीर, वो मतलब उनका जो जैन साहित्य था उसकी रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत भाषा में। अभी ध्यान दीजिएगा, प्राकृत भाषा के समय जनपद, अब देखिए जनपद फिर महाजनपद। महाजनपद कितने थे उस समय? 16 थे। महाजनपद कितने थे? 16 थे। इतिहास में आप पढ़ते हैं महाजनपद कितने थे? 16 थे। सबसे स्ट्रांग महाजनपद कौन था? मगध। और इसी मगध मतलब बिहार, इसी बिहार में महावीर का जन्म एक्चुअली हुआ कहाँ था? तो वैशाली, वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। ठीक है ना। चलिए, तो प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखे गए और प्राकृत भाषा के समय जनपद में विभिन्न क्षेत्र के अनुसार भाषा का प्रचार प्रसार होते गया। विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार होते गया। उसके फलस्वरूप प्राकृत से कौन सा भाषा बन गया? अपभ्रंश। और अपभ्रंश तो बना, लेकिन उसके पहले एक काम और हुआ। प्राकृत काल में, यहां पे देखिएगा, प्राकृत जो काल था, मतलब जो ये काल था ये इनका पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, तो इसमें प्राकृत काल में कई क्षेत्रीय बोलियां थी। कौन सी? क्षेत्रीय बोलियां। क्षेत्रीय बोलियां थी। अब क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी थी? तो देखिए यहां पे कई क्षेत्रीय बोलियां थी,
जिसमें अगर हम मुख्य रूप से बात करें, सौरसेनी थी, अपभ्रंश थी, उसके बाद आपका व्राचर था, कौन सा था, व्राचर था, मागधी था, व्राचर, मागधी, फिर आपका अर्धमागधी था और आपका खस। तो ये सब आपका क्या था, उस समय प्रचलित क्षेत्रीय बोलियां थी। क्षेत्रीय बोलियां क्या थी, तो ये सब थी। सौरसेनी थी, अपभ्रंश थी, व्राचर थी, मागधी थी, अर्धमागधी थी और खस, यहां पे दंश होगा, खस। चलिए, तो ये सारी क्या थी, क्षेत्रीय बोलियां। अब प्राकृत भाषा का जैसे जैसे विस्तार हुआ, फिर उसका स्थान क्या ले लिया, अपभ्रंश भाषा। प्राकृत के बाद क्या आया, अपभ्रंश आया। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आएगी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश में ही आपको देखने को मिलेगा 5 उपभाषा। 5 उपभाषा के साथ साथ 18 बोलियां आपको देखने को मिलती हैं। 7 जो ये अपभ्रंश, ये अपभ्रंश ही हैं, मतलब इसका विकास हुआ, प्राकृत से विकसित हुआ अपभ्रंश का। तो ये धीरे धीरे अपभ्रंश, किसी चीज का धीरे धीरे विकास होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6, एक और होगा कोई, है ना, महाराष्ट्री, एक महाराष्ट्री होगा इसमें, ठीक है ना। महाराष्ट्री को मैंने लिखना नहीं भूल गया, महाराष्ट्री लिख देता हूं। तो ये 7 थे। इन 7 अपभ्रंशों से 5 उपभाषाओं का जन्म और इनसे फिर 18 बोलियों का जन्म होता है। तो ये सारा चीज अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएंगी। खैर, उससे मतलब नहीं है, आपको इसका सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा कि कैसे भाषाओं का, मतलब बोलियों का और उपभाषा का विकास होता है। और फिर अंत में हम जब सारा कुछ पढ़ लिए होंगे तो फिर इससे रिलेटेड एक आपका टेस्ट कराऊंगा मैं, ठीक है। इस पे आधारित क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। तो चलिए, आशा करते हैं आज की क्लास में आपने मेरे साथ बहुत कुछ सीखा होगा और आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।